वेलकम बैक टू योर चैनल छात्रों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स की पीडीएफ। फुल पीडीएफ है जिसमें मैथ्स के सारे चैप्टर्स हैं और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, बोर्ड का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है यार, तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज मैं ये पूरी पीडीएफ आपको समझा दूंगा जिसमें हम फार्मूलोज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ होना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, समझिएगा। और ये पीडीएफ मैं आपके जो है कमेंट सेक्शन में मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। जब भी सवाल सॉल्व करें तो इस पीडीएफ के प्रिंट आउट्स को अपने पास रखिएगा। इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड हाँ, प्लीज़ इस पीडीएफ को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। देखिए यहाँ पर मैंने नोट भी लिखा है, टुक मी नाइट्स टू कंप्लीट दिस पीडीएफ पे फॉर माई हार्ड वर्क बाय गेटिंग अ गुड मार्क्स इन बोर्ड्स। अगर आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए तो ये मुझे मेरी रात की जो मेहनत है जिससे मैंने ये पीडीएफ बनाई है वही मेरे लिए जो है कि मेरे लिए फल हो जाएगा मेरी मेहनत का। सो प्लीज़ आप मेहनत से जो है प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे मार्क्स आप इसमें गेन करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली हम आ जाते हैं हमारा पहला वाला जो चैप्टर है विच इज़ रियल नंबर्स, राइट। हमारा रियल नंबर पहला वाला चैप्टर है जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दिया हुआ है। लेमा बेसिकली मतलब ये होता है कि डिवाइडेंड बराबर होता है डिवीजर, डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। अब ये क्या होता है जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कर रहा हूँ 5/2, ठीक है। अब 5/2 कर रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें बेटा डिवाइड में 2 आएगा और एक ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और एक रिमाइंडर बचेगा जो कि होगा 1, तो इसको बोलते हैं अब इसको लेमा में कैसे लिखेंगे हम, तो डिवाइडेंड यहाँ पर 5 माना जाएगा तो हम लिख सकते हैं 5 बराबर डिवीजन हमारा किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या है, क्वेश्चन क्या निकला है हमारा 2 निकला है, और प्लस फिर रिमाइंडर क्या है हमारा 1। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 में एक प्लस होगा तो वो 5 ही बनेगा, ठीक है। मतलब ऐसे आप देख सकते थे ना इस तरह से, तो 2 बार गया 4 माइनस किया 1, ये हमारा रिमाइंडर बच गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये हमारा डिवीजर हो गया, ठीक है। और ये हमारा डिवाइडेंट हो गया, डिवाइडेड। दैट्स हाउ। सो इसी को हम लेमा बोलते हैं, ठीक। आगे हम देखते हैं HCF ABC LCM डैश डैश डैश, जहाँ पर ABC आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, HCF और LCM से हम सभी अच्छी तरह से नोन है। HCF LCM क्या होता है, HCF इज हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। जैसे कि मान लीजिए 2 और 4, तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 और 4 को डिवाइड कर सके, तो वो है हमारा 2। तो 2 और 4 का HCF हो जाएगा 2। और देखिए 6 और 8, 6 और 8 का HCF क्या होगा, 6 और 8 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 2। तो ये भी जो है HCF हो जाएगा। अब बार बार 2 आ रहा है, चलिए चेंज करके देखते हैं। जैसे कि लाइक मैंने लिया यहाँ पर 8 और 12। अब आप कहेंगे सर इसको तो 2 डिवाइड कर रहा था, 2 HCF होगा। नहीं, HCF का मतलब हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। हाईएस्ट मतलब 2 डिवाइड कर सकता है नो डाउट, पर वो हाईएस्ट नहीं है। तो हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है बेटा 4। 4 जो है हाईएस्ट है और दोनों में कॉमन भी आता है, तो 4 8 को भी डिवाइड कर सकता है और 4 12 को भी कर सकता है, इसलिए 8 और 12 का HCF जो होगा वो 4 होगा, ना कि 2 होगा। ये होता है HCF। अब LCM समझो, जैसे कि LCM जैसे कि मैंने ले लिया 8, सॉरी 6 और 8, ठीक है। अब 6 और 8, या मैं क्या समझा रहा हूँ, LCM, ठीक। अब 6 और 8, अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 6 और 8 के पहाड़े में आता हो। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। मल्टीपल मतलब होता है जो नंबर के पहाड़े में आता हो। तो 6 और 8 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है, 6 और 8 के पहाड़े में आपका आता है 24, ठीक। आने को और भी आते हैं लेकिन 24 जो है वो लीस्ट है, मतलब 24 सबसे छोटा है। आने को देखो 48 भी आता है, ठीक है, पर वो 48 लीस्ट नहीं है, इसलिए जो 24 हमारा लीस्ट नंबर है, दैट्स वाई 24 हमारा LCM माना जाएगा 6 और 8 का। वैसे ही देखिए 4 और 6 का, अब 4 और 6 जैसे देखिए 12 भी आता है, 24 भी आता है, ठीक, 36 भी आता है, ऐसे करके आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन लीस्ट कौन सा इनमें से, तो लीस्ट है 12। तो दैट्स वाई इन दोनों का जो HCF होगा वो 12 होगा, ठीक। एक नंबर का कभी HCF नहीं होता है, HCF या LCM हमेशा 2 नंबरों का होता है, एटलीस्ट 2 नंबर्स का।
यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है एलसीएम। अच्छा, एक जो वो है वो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, या ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जस्ट इरेज। ओके, सो बेटा HCF गुणा LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। अब ये मैं आपको प्रूव करता हूँ कि LCM HCF मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स बनेंगे। जैसे मान लो यहाँ छोटे नंबर्स लेता हूँ मैं, छोटे नंबर्स में मैंने यहाँ ले लिया 4 और 6, तो ये हो गए बेटा हमारे गिवन नंबर्स कि 4 और 6। अब इसका निकालिए HCF, तो देखिए 4 और 6 को कौन सा नंबर एक है जो कॉमन डिवाइड कर सकता है, वो है 2, तो ये हो गया हमारा HCF। अब 4 और 6 के पहाड़ी में कौन सा नंबर कॉमन आता है, तो आप कहेंगे 12, तो ये हो गया हमारा LCM। ठीक है, तो यहाँ HCF इंटू LCM है, तो HCF की जगह HCF लिखेंगे, इंटू LCM की जगह 12 लिखेंगे, बराबर फिर क्या है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो गिवन नंबर कौन से हमारे 4 और 6, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणा और यहाँ लिखेंगे 6। अब देखिए 12 दूनी 24 बराबर 6 चौक 24, 24 बराबर 24, मतलब हमारा LHS हमारे RHS के बराबर हो गया। ये हो गया हमारा प्रूफ, LCM HCF प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि आपको दो नंबर दे देंगे, LCM नहीं देंगे और आपसे HCF पूछेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मान लेते हैं, यहीं से सवाल शुरू करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास HCF था ही नहीं, मान लीजिए यहाँ पर 2 था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था HCF, और उसने हमसे बोला कि बताइए इसका HCF क्या होगा। तो देखिए इसका HCF मान लेते हैं x, ठीक है, x बराबर करेंगे 12 वहाँ जाएगा, हो जाएगा 4 इंटू 6 अपॉन में 12, 6 चौक 24 हो गया, अपॉन में 12 काटेंगे कितना आएगा 2, x हमारा 2 निकल गया, मतलब हमारा HCF क्या होगा 2 होगा। सो दैट्स हाउ, इस तरह से आप LCM और HCF को यूज़ करके ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था आपका रियल नंबर्स का कुछ छोटा सा कंसेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब हम आगे देखते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल में क्या है, एक तो रिमाइंडर थ्योरम है। अब देखिए ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी आपके पास, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, फैक्टर थ्योरम वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी इसमें यूज़ नहीं होंगी। फिर भी अगर आती हैं तो रिमाइंडर थ्योरम, लेट द पी एक्स बाय एनी पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ द ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर पी एक्स डिवाइडेड द बाय लीनियर इक्वेशन एक्स एक्स डैश। इसको डिवाइड करना होता है, डिवाइड करना है जैसे कि लाइक मान लीजिए कि x माइनस 1 और इसको पूरा इस तरह से डिवाइड ऐसे करके करना होगा। कोई भी चीज आपको ऐसे गिवन होगी लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी माइनस 1, इस तरह से डिवाइड करनी होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर ये इस चीज को डिवाइड करती है या नहीं करती है, इसके फैक्टर कहलाएगी, तो उसमें करना क्या आपको कि x माइनस 1 इक्वल्स टू आप 0 लेट कर लो, ये वाला जो आपको डिवाइजर है ना, ये वाला x इक्वल्स टू वहां जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ना करके आप क्या करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसमें आप क्या करो कि x के ऊपर ना 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, अब 1 का स्क्वायर खोलेंगे कितना आएगा 1 आएगा, माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, आंसर इज 0। मतलब हाँ आप कह सकते हो कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर x माइनस 1 होगा, क्योंकि वो उसकी वैल्यू जब उसमें इनपुट करी तो उसने उसको 0 कर दिया। फैक्टर वही होते हैं जो 0 कर देते हैं। जैसे कि 4 का फैक्टर क्या होगा 2, क्योंकि 4 सॉरी 2 जो है 4 का फैक्टर होगा, क्योंकि 2 जब 4 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। ठीक है, अब 4 का फैक्टर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि जब 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचेगा, दैट्स व्हाई। सो दिस इज द रिमाइंडर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा, वैसे आपके आएगा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जस्ट फॉर द नॉलेज आपको समझा दे रहा हूं मैं। ठीक okay, let's remove this and have some space. All right, all right. All right, next is division algorithm for polynomial. डिविजन एल्गोरिदम मीन्स वही सेम कि px कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक, विच इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। अभी आपने लेमा पढ़ा था जिसमें डिवाइडेंड बराबर हो रहा था
क्वोशेंट के इनटू हो रहा था क्वोशेंट से, सॉरी डिविजर्स इनटू हो रहा था क्वोशेंट से, प्लस हो रहा था रिमाइंडर। ये वही चीज है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये वही चीज कह रहा है। पहले आपका हो गया डिवाइडेंड बराबर ये हो गया आपका डिवीजर इनटू ये हो गया आपका क्वोशेंट प्लस ये हो गया आपका रिमाइंडर। ये वही चीज है, ये है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अगर आपको gx rx की किसी एक की वैल्यू गिवन होगी और आपको इसी सीक्वेंस में रख के बाकी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये अल्फा एंड बीटा क्या है? अल्फा बीटा कुछ ग्रीक लेटर्स हैं जो सिर्फ जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। अब पॉलिनोमियल आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, पावर 2 लगी हुई है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें पावर 2 नहीं होगी, ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक। इसमें अल्फा सॉरी दैट्स अल्फा एंड बीटा सो आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इन दिस केस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है ना, तो इसमें जो जीरोस होंगे ना, जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर होंगे माइनस बी अपॉन ए के। अभी बी क्या है? बी यहां पर दी हुई वैल्यू होगी, ए क्या है? ए यहां पर दी हुई वैल्यू होगी, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होंगे सी अपॉन ए। सी यहां पर दी हुई वैल्यू होगी और ए फिर से अगेन यहां पर दी हुई वैल्यू होगी। अब एग्जांपल में आपको समझाता हूं कि ये क्या कह रहा है। मतलब देखिए, छोटा कर लेते हैं इसको, ये छोटा करके यहां रख लीजिए। ओके, मान लीजिए यहां मैं दे देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक। अब यहां पर चलो यहां पर भी नंबर दे देते हैं, लाइक 2 दे दिया मैंने। तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट, ये फॉर्म इसी की जैसी है। तो यहां पर a आपका क्या माना जाएगा? 2, b -4 और c बिल्कुल सही 1 माना जाएगा। अब अगर इसके हम 0 निकालते हैं तो वो अल्फा एंड बीटा में आएंगे, राइट। तो वो बराबर होंगे माइनस बी अपॉन ए के, मतलब माइनस बी अपॉन ए के। अब इसमें b क्या है? b है लाइक आपका 4, माइनस का 4, फिर बाहर भी माइनस क्योंकि फॉर्मूले में था, अपॉन में ए क्या है हमारा? 2। तो इसको उससे काटेंगे तो आ जाएगा कुछ 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 से 4 कटेगा 2 आ जाएगा। तो इनके अल्फा एंड बीटा का सम भी 2 ही होगा, इस तरह से ये इक्वल हो जाएंगे। और अल्फा एंड बीटा, अल्फा इंटू बीटा होगा तो वो सी अपॉन ए होगा। अब सी क्या है इसमें? 1 अपॉन में, और ए फिर से 2। तो इनके अल्फा एंड बीटा जो भी होंगे उनका सम तो 2 आएगा, लेकिन उनकी गुणा, उनकी मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 आनी चाहिए, और 2 आएगी भी जो आप उनके जीरोस निकालोगे। इसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं पॉलिनोमियल का, जिसमें आपको समझ में आएगा। इसके बाद में और पॉलिनोमियल को अच्छे से समझें तो आगे आएंगे, और इसमें अल्फा एंड बीटा एंड गामा, दीज आर द 3 लेटर्स, ग्रीक लेटर्स। अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक में बेटा 3 पावर लग जाएगी, सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक में 2 लग रही है तो क्यूबिक में 3 लग जाएगी। ax का क्यूब यहाँ दी हुई है, चलिए देख लेते हैं। ax का क्यूब और bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू देन, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये कुछ फॉर्मूलेज है, राइट। तो जो भी जीरोस निकलेंगे, जो भी अल्फा एंड बीटा और अल्फा बीटा गामा निकलेंगे, तो वो सी अपॉन ए के होंगे। उनको ऐसे अरेंज करेंगे तो इसके बराबर होंगे, ऐसे मल्टीप्लाई में रखेंगे तो माइनस डी अपॉन ए होगा। तो इससे हम वैल्यूज पता करेंगे, ठीक है, इससे आप वैल्यूज को फाइंड करोगे। वेल, नेक्स्ट हम आते हैं इस पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे ज्यादा जो यूजफुल होते हैं वो होते हैं ये सम यूजफुल आइडेंटिटीज। तो ax का x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोलो या a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, तो इनको आप भूलिएगा मत प्लीज, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अब देखिए कहाँ कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाली आइडेंटिटी है या ये वाली आइडेंटिटी है, इसको कैसे कैसे यूज करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे गिवन है, देखिए 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो कुछ कुछ ऐसी दिखती है, ये कुछ कुछ ऐसी दिखती है, राइट। तो ये ऐसे खुल रही है और ये हमारी ऐसे दिखती है, तो ये ऐसे खुल रही है तो इसको भी ऐसे खोल देंगे। तो x का स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा
3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2xy, तो मतलब 2 इंटू, और यहाँ पे क्या है 3x इंटू 1, खोलेंगे 3 का स्क्वायर खुलेगा 9, x के ऊपर x स्क्वायर, अब ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, और साथ में x लग गया। ये आ गई आपकी वैल्यू। ध्यान रखना, अगर यहां पर मान लीजिए माइनस लगा होता, ठीक है ऐसे, तब हम प्लस वाली ना यूज करके हम माइनस वाली यूज करते जो कि नीचे यहां पर हमें गिवन है, ठीक है, ये वाली यूज करते। नेक्स्ट आते देखिए, और देखिए जैसे कि x का स्क्वायर माइनस 36, अब इसको उसने मान लीजिए फैक्टराइज करने के लिए बोला, ठीक है, तो इसको हम इन आइडेंटिटी में से किसी एक का बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बना सकता हूँ ये वाली तीसरी वाली आइडेंटिटी के साथ, जैसे कैसे कि मैं x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है मेरा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, जो बराबर होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब आपके x y जो लेफ्ट हैंड साइड पे वही राइट हैंड साइड पे, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 6 और x माइनस 6। देखिए ये एक्स वाई जो है वही ये एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की फॉर्म में हमने लिख देना है, तो इसको ऐसे यूज करेंगे। तो जैसा हमें क्वेश्चन गिवन होगा हम देखेंगे कि हम उसकी शक्ल किस वाले फॉर्मूले के जैसे बना सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व ओनली। यहाँ पर क्यूबिक भी हैं, बहुत सारे हैं, इनमें बस फॉर्मूले आपको पुट करने हैं, ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, दैट्स इट। आगे हम चैप्टर पे आ जाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, विच इज अ थर्ड चैप्टर। ऑलराइट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब होते हैं जोड़े, ठीक, लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू लगा हो, और टू वेरिएबल मतलब जिसके अंदर x और y यूज हो रहा हो, जो कि इसमें यूज होगा। इसमें पेयर में आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, राइट, एक तो मिलेगी आपको x1, और जैसे कि यहाँ पर मैं यही मेंशन कर देता हूँ आपको, यहाँ आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, या देख लेते हैं जरा, एक तो मिलेगी ये वाली, ठीक, we just make it small, या ओके, एक तो ये हो गई और एक आपकी ये हो गई, ये ऊपर लिखी जाएगी और ये नीचे लिखी जाएगी, ऐसे करके आपको दो इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी इस वाले चैप्टर में, और दो इक्वेशंस फॉर्म करके ही आपको सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको दो ही मिलेंगी, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कि दो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ऊपर वाले 1 1 1 1 माने जाएंगे, नीचे वाले 2 2 2 2 माने जाएंगे, मतलब ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, ये बस इनकी पोजीशंस है, लाइक A2 B2 C2, ऐसे ही A1 B1 और C1, इस तरह से A2 B2 C2। अब इन दोनों लाइनों से ग्राफिकली भी जहां हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक ऐसे करके कार्टेशियन प्लेन पे, जो भी आप लोगों को सिखाया हुआ है कि एक्स एक्सेस होती है और ये आपकी वाई एक्सेस होती है, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, और ये ओरिजिन होता है, तो लाइन बनेंगी। अब दो इक्वेशंस हैं तो दो लाइन बनेंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन लाइक एक ऐसे जाएगी एक ऐसे जाएगी, ठीक, तो ये इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पे, तो इंटरसेक्टिंग लाइन ये कब बनेगी, जब आप इनके रेशियोज रखोगे ना, इन दोनों इक्वेशंस के रेशियोज जब आप रखोगे तो वो रेशियोज इक्वल नहीं बैठेंगे, तब आप समझ लेना कि आप इन दोनों इक्वेशंसों से बनी हुई लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, जिनका सिर्फ एक सोल्यूशन माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि अगर सॉल्यूशंस में मतलब जब आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 रखोगे, तो आपका पहला वाला इक्वल आ जाएगा, लेकिन बाद वाला इक्वल नहीं आएगा, तो आप समझ जाना कि उसके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, मतलब इन दोनों इक्वेशन के कोई सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, और लाइन जो आएगी ना वो पैरेलल आएगी। कैसे पैरेलल, जैसे ऐसे एक लाइन ऐसे जा रही होगी, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे करके, मतलब इंटरसेक्ट नहीं हो रही होगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, वो लाइन पैरेलल मानी जाएंगी। तीसरा केस होता है, तीसरा केस होता है, तीसरा केस, ये रहा तीसरा केस। तीसरे केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि आपके सारे रेशोज बराबर आ जाते हैं, A1/A2 B1/B2, जैसे यहाँ पर रेशो बड़ा दिए हुए हैं, जहाँ पे नंबर आएंगे, ठीक है ना, तो इसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, मतलब लाइन कैसे बनेगी कि एक लाइन ऐसे बनी, इसी के ऊपर एक और लाइन बन गई, मतलब इसको कोइंसिडेंट कर दिया, मतलब एक लाइन के ऊपर लाइन आ गई, तो इसके अंदर आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस इन दोनों इक्वेशंस के निकलेंगे। तो बस यही लाइनों का खेल है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसके अंदर दो हमारे तरीके यूज होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में, एक तो होता है आपका एलिमिनेशन मेथड यूज होता है, और एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है, सब आपके ऊपर है।
चैप्टर नंबर 4 इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें भी क्वाड्रेटिक मतलब पावर होगी 2 और इक्वेशन मतलब इक्वल लगा होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल लगा हुआ है, इक्वेशन हो गई, पावर 2 लगी है, क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो होता है, मतलब ये फॉर्मूला 0 निकालने के लिए होता है। ठीक है, अब इसको आप यूज कब करोगे, जैसे मान लीजिए अब आपको 0 ही निकालने हैं। ठीक, तो आप यूज करोगे जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी दी है और उसको कोई 0 निकालना है, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। इसको आपको बेफिक्र होकर यूज करना है जब आपको x की वैल्यू निकालनी हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे मैं यहाँ पर तो नहीं है, अच्छा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक फॉर एग्जांपल आपको गिवन होगी, उसके x निकालना होगा ना, तो आप ऐसे करके यूज करोगे। ठीक है ना, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, अच्छा इसमें a b और c, अब यही a b और c आपको यहाँ पर रखने हैं एंड दैट्स इट, आपको वैल्यू निकालनी है। इसके बाद आ जाता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली ये बताता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इसके जो रूट्स निकलेंगे, जैसे हम एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से जब हम इसके जीरोस निकालते हैं तो वो जीरोस इक्वल आएंगे अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पहले से ही, अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया और आपका डिस्क्रिमिनेंट बराबर आ गया 0 के। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बड़ा आ गया 0 से, तो आपके जो भी रूट्स इसके निकलेंगे वो अलग अलग रूट्स निकलेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर वैल्यूज में डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, और अगर आपका डी ही छोटा पड़ गया, मतलब माइनस वगैरह में आ गया है ना, ये 0 से छोटा हुआ, बस माइनस वैल्यू मतलब अगर आ गया, तो मतलब उसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, उसका सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ऐसा है। ठीक, इसमें देखिए नेचर ऑफ द रूट्स बताता है ये, इफ डी इट्स ग्रेटर देन 0 डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल रियल रूट्स। तो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे, और अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होंगे, रियल रूट्स होंगे वैसे तो। इफ डी इट्स परफेक्ट स्क्वायर देन इक्वेशन हैज अनइक्वल रैशनल रूट्स। अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो, और अगर डी बराबर है 0 के, रियल आएंगे और इक्वल रूट्स आएंगे, एंड ईच रूट्स इज माइनस बी अपॉन 2a, और हर एक जो रूट होगा माइनस बी अपॉन 2a की फॉर्म में आएगा। और डी अगर छोटा हुआ तो उसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो 0 निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम ये पता कर सकते हैं कि उसके कोई रूट्स पॉसिबल हैं तो कैसे हैं, तो नेचर ऑफ द रूट्स हम इससे पता कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका आपको कब यूज करना है, इसका इसका ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस, और देखिए सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स मतलब रूट्स को मान लो आप अल्फा प्लस बीटा, उसने सम बोला है तो सम हो गया, फिर एक्स प्लस, फिर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कर दो ये। अब मान लो जैसे मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ कि प्रोडक्ट मैंने आपको दे दिया, 1 है ना, और सम मैंने आपको दे दिया मान लीजिए 2। तो आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा, अब सम क्या है 2 है, तो यहाँ आप 2 रखोगे, एक्स एक्स ही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैंने 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 1। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी क्वाड्रेटिक मानी जाएगी जब उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, अगर 3 हुई तो वो क्यूबिक हो जाएगी, और 1 हुई तो वो लीनियर हो जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं मानी जाएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ओके ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत सारे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन सा वाला फॉर्मूला कहाँ पर लगाएं, कैसे यूज करें। देखिए वो समझिए, तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको कंडीशन कैसी मिली हुई है। ठीक है, जैसे आपकी कंडीशन होगी वैसा आपका फॉर्मूला यूज होगा, और ये हर कहीं यही यूज होता है, मतलब जैसी कंडीशन वैसा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखिए कि द nth टर्म n ऑफ एन APS। अब nth टर्म मतलब होता है वो एग्जैक्टली टर्म, वो एग्जैक्टली नंबर। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर सीक्वेंस दे दिए, राइट। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये nth टर्म होगी। nth टर्म कौन सी nth टर्म है, ये 5th टर्म है ये, क्योंकि नंबर सीक्वेंस में ये 5वें स्थान पे आ रही है, 5वें पोजीशन पे आ रही है, इसलिए nth टर्म क्या होगी, इसमें 5वीं होगी। अब अगर कोई ऐसी टर्म है, जैसे कि मान लो जैसे इसमें मैं दे दूं भाई 10, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें नंबर दिए थे 10,
10 देके और मैंने तुमसे पूछ लिया बताइए बेटा ये कौन सी वाली टर्म होगी, तो आप इसको फिर मानोगे कि सर ये an होगी। an मतलब अननोन, अननोन टर्म होगी, इसको आपको पता नहीं है कि ये कौन सी वाली टर्म है। आप ये कह रहे हैं कि ये 10 नंबर है और इस एपी के सीक्वेंस में आएगा, लेकिन कौन सी पोजीशन पे आएगा ये आपको नहीं पता। तो इस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इस केस में बेटा आपको यूज करना है an बराबर जो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस n माइनस 1 और d। अब देखिए मैं निकालता हूं ये कौन सी वाली पोजीशन होगी, तो an बराबर 10 हो गया। हम निकाल रहे हैं कि ये a जो 10 है ये कौन सी भी पोजीशन पे आएगा, मतलब इसकी nth टर्म बता रहे हैं हम, nth टर्म कि कौन से स्थान पे आएगा, कौन से स्थान के लिए n यूज करते हैं और कौन सा वाला नंबर है उसको an मानते हैं। सो a फर्स्ट वाला हमारा ये हो जाएगा प्लस अब n माइनस, अब ये कौन सी टर्म है हमें नहीं पता, सो n माइनस 1 और ये हो जाएगा d, तो हम n निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसको वहां भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अच्छा डी भी तो निकालना है पहले हमें, पहले हम डी भी तो निकालना है, तो डी क्या हो जाएगा बेटा, डी देखिए 1 2 3 सबका सीक्वेंस सेम है, तो इनका डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते तो हमारा डी निकल जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। सो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, तो सब में इसका डी 1 ही निकलेगा, तो यहाँ हो गया 1। इसको वहां ले जाएंगे 9, देन इट बिकम्स 9 माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको वहां ले जाओ ये हो जाएगा 9 प्लस 1 और n, और ये हो जाएगा 10th, तो n हमारा निकल गया 10th, तो मतलब ये 10वीं पोजीशन पे आएगा ये नंबर, 10वीं पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे 10th आएगा। ऑब्वियसली भाई ये नंबर सीक्वेंस है, नंबर चलते जा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो 10th पोजीशन पे आएगा, और ये 5 था तो 5th पोजीशन पे आया। अब इसका कौन सी पोजीशन निकलेगी, इसका n निकलेगा 3rd पोजीशन पे। तो इस तरह से आप पोजीशन डिसाइड करते हैं। इसमें देख लीजिए a आपका फर्स्ट टर्म माना जाएगा, n माना नंबर ऑफ टर्म्स, जो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, d आपका कॉमन डिफरेंस माना जाएगा, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर सम निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट, जिसमें Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 और 2a। अब इसमें कभी कभी ऐसे गिवन होता है कि पहले की 5 टर्मों का सम बताओ, तो पहले की बेटा 5 टर्म ऐसे लिखा जाएगा कि सम ऑफ 5, तो आपका यहाँ पर n जो होगा ना यहाँ पर 5 हो गया, क्योंकि पहले आपको 5 टर्म यहाँ पर दे दिए, ठीक है। और इस तरह से आप फॉर्मूला यूज करोगे। मान लीजिए इन केस अगर आपको पहली टर्म गिवन है और आखिरी की टर्म गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और सिंपली आपको जो है आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको इतना पूरा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहली टर्म और आखिरी टर्म गिवन होगी तो ये आप एपी देख के समझेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्राइंगल पे। ट्राइंगल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसको अच्छे से करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, वेल चलिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, थेल्स थ्योरम भी जिसको कहा जाता है, इन अ ट्राइंगल इज ड्रॉन parallel to one side of a intersecting to the other sides and distinct point divides the sides in the same ratio। अच्छा देखिए, जैसे ये मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, और यहाँ बीच में से एक लाइन जा रही है, इसका नाम दे दिया डी और ई। तो बच्चों अगर ये जो ए डी अपॉन डी बी है, जैसे कि ये वाली लाइन हो गई, और यहाँ ए ई अपॉन ई सी, तो ए ई अपॉन ई सी हो गई। अगर मान लीजिए कि ये इसके रेशो जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं, अगर इसके रेशो सेम होते हैं दैट मीन्स ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल मानी जाएगी, ठीक है। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है, बट इनका रेशो सेम होना चाहिए। सेम इन द सेंस इज व्हाट, लाइक मान लीजिए ये है 2, ये है 4, ये है 3, ये है 6, तो इनका रेशो रखते हैं। एडी कितना है 2 अपॉन में बीडी कितना है 4 बराबर ए कितना है 3 और ईसी कितना है 6, काटेंगे इट्स 1/2 इक्वल्स टू, ये काटेंगे इट्स 1/2, राइट। सो 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर हमारे रेशो सेम है, दैट मीन्स वी कैन क्लियरली से दैट डीई इट्स परफेक्टली पैरेलल टू द बीसी। और इसका ही कन्वर्स अगर हम बीपीटी का कन्वर्स करेंगे तो बेटा ये माना जाएगा कि अगर जो लाइन्स हैं वो अगर पैरेलल हैं तो साइड्स के रेशो सेम होंगे, और साइड्स के रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल होगी, वाइस वर्सा, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो वैसा, ठीक। इसके बाद में सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए दे दिया हुआ है ये दो, हमें सिमिलर, जैसे मान लीजिए हम आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, सो यू नीड सम ऑफ द क्राइटेरियाज लाइक ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इफ टू ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स हैं
इक्विट्रायंगुलर एंड दे आर सिमिलर। अगर वो सिमिलर होंगे कब, जब उनके साइड्स के रेशियो मतलब साइड्स के एंगल्स, जो एंगल्स होंगे उनके सेम होंगे। ए से भी आप कह सकते हो, लाइक जरूरी नहीं आपको 3 एंगल हो, अगर आपके पास 2 एंगल है तब भी वो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया में आएगा। एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में आएगा इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, अगर वो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं एंड देन दे आर सिमिलर। साइड एंगल साइड से भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, तो जैसे कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और इसमें ये वाला एंगल कॉमन आ रहा होगा, तो हम इसके कह सकते हैं साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है ना। सो दैट्स हाउ वी कैन से कि लाइक इसको नाम दे दिया ए बी सी और नाम दे दिया डी ई। तो देखिए ए बी सी सिमिलर होगा, भी सिमिलर का साइन होता है, ठीक है, सिमिलर होगा डी बी ई के। तो इस तरह से हम, और बाय दी एस रूल से वो हो जाएगा। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, अब जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, the ratio of the area of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides, altitudes, medians and angles of bisector angles etc etc। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम है PQR, एक का नाम है ABC। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका और इसका एरिया जो होगा, जैसे एरिया ABC अपॉन में एरिया PQR बराबर होगा, हम कर सकते हैं AB का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा PQ, वेरी गुड, PQ इन दोनों का स्क्वायर, ठीक, ये हम कह सकते हैं। नॉट ओनली दिस साइड्स, इस साइड्स का भी कह सकते हैं बराबर इक्वल में लगाकर, इस साइड का भी कह सकते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम विच इज वेरी 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 इजी, जो हम बचपन से आई थिंक करते हुए आ रहे हैं, आप सभी ने भी किया हुआ होगा। सो पाइथागोरस थ्योरम इज सो इजी, जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट, ऐसे करके दूसरे पे बना लेता हूं मैं, हाँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसमें ये वाली साइड हाइपोटेनस मानी जाती है, ये वाली साइड बेस मानी जाएगी और ये वाली साइड परपेंडिकुलर, अगर राइट एंगल यहाँ होगा तो, ठीक है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा बेस मानी जाती है, ठीक। तो इसमें हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट्स हाउ। नेक्स्ट आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे हम, क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वही हमारा कार्टेशियन प्लेन वाला सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो गया है कि बोले यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लाइक ए है और यहाँ पर बी है, तो ए से बी है ना, यहाँ तक आपको डिस्टेंस अगर पता करना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको कुछ भी गिवन होंगे, लाइक मान लिए -2 और 1 गिवन है और यहाँ के हैं 3, -1, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके x और y हैं और ये आपके x और y हैं, ठीक है। तो आपको y, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और इसका पता लगाना है कि भाई इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द a, इसको a पॉइंट मान लेते हैं, x1 y1, इसको x1 y1 मानेंगे, ठीक है, और b पॉइंट को मानेंगे x2 y2, और इसमें आपका a भी निकलेगा पूरा, ये पूरा a भी निकलेगा, ठीक है। इसमें रूट में रखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको ऐसे नहीं करना है, लाइक ये -2 और यहाँ पर 2 गिवन है ये वाला, तो आप मल्टीप्लाई विद 2 कर दें, इट्स जस्ट अ पोजीशन, मैंने आपको फिर बताया, इट्स जस्ट अ पोजीशन। मतलब आपको करना कैसे है, लाइक रूट में रख के, और ये है आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2, तो आपको रखना है 3 माइनस फिर x2 और x1 है आपका -2, सो -2 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ हो गया स्क्वायर, इस तरह से। फिर आपको प्लस लगाना है, देन y2 क्या है आपका -1, फिर माइनस है, फिर y1 क्या है आपका 1 और इसका होल स्क्वायर लगा दिया, फिर ऐसे किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 3 और 2 5 हो गए, 5 का स्क्वायर खोलेंगे बेटा 25 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस के 2 हो गए, माइनस का 2 खोलेंगे 4 हो गया। अब 25 और 4 29, 29, तो 29 रूट में 29 इनका डिस्टेंस होगा ए से लेके बी तक का। दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। इफ ए बी सी आर द कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं समझिए,
एक लाइन में ही आने वाले पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, जैसे एक पॉइंट, दूसरा और ये तीसरा, तो इसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अगर पॉइंट कहीं भी ऊपर नीचे होता है, लाइक एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ हो गया, तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि लाइन यहाँ से टेढ़ी बनती है। ठीक, अब कोलिनियर पॉइंट्स में क्या हम कह सकते हैं, जैसे लाइक मान लीजिए ए, बी और सी, तो आप ये कह सकते हो कि ए सी जो ये पूरी होगी, ये बराबर होगी ए बी प्लस बी सी के, मतलब इन दोनों टुकड़ों के बराबर ये पूरी मानी जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पर देखिए गिवन है कि बी ए या ए बी बोल लो, एक ही बात है, और ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब उसने लाइन को कुछ और तरीके से लिया है, मैंने कुछ और तरीके से लिया है। उसने हो सकता है कि बी यहाँ पे रखा हो और सी यहाँ पे रखा हो, तो उस हिसाब से वो बोल रहा हो। ठीक, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन द रेशियो, अगर कोई लाइन मान लीजिए, जैसे लाइक मान लीजिए आपने एक लाइन ऐसे करके रखी ए और बी, अब यहां पर कहीं पॉइंट आ गया लाइक पी, अब वो कुछ रेशोज में डिवाइड कर रही है। ठीक है, जैसे 1 और ये 2, 1 2 इस तरह से इस रेशो में ही डिवाइड कर रही है, 1:2 के रेशो में, हाफ रेशो में। तो यहाँ पर हमें ये रेशो भी रखने पड़ते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं एम, इसको बोल सकते हैं आपको एल, और इसके लिए आप फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे आ जाते हैं धीरे, ओके। हाँ, तो यहाँ पर आप इंटरनली अंदर की तरफ और एक्सटर्नली बाहर की तरफ, तो इंटरनली एक्सटर्नली लाइक द मिड पॉइंट, सॉरी internally like lx2 plus mx1 अपॉन में l प्लस m, m1 प्लस m2 रेशो जब होंगे तब, और ये तब जब लाइक एक्सटर्नली होगा। वैसे एक्सटर्नली आपका इतना ज़्यादा यूज में मतलब उसमें आएगा, और इसमें आप इंटरनली वाले का क्या था, इंटरनली जिसमें l x2, ये आपको तब यूज करना है जब आपको रेशोज गिवन होंगे। ठीक है, और ये हो गया, अब आप इसको ना L और M को M1 प्लस M2 भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे मान लीजिएगा। तो पहले आपको X और X वाले लेने हैं, X2 X1, फिर आपको लेने हैं Y वाले, Y2 Y1, ये पूरा आपका Y माना जाएगा और ये पूरा आपका X माना जाएगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। ठीक है, इससे जो सॉल्व होंगे वो आपके कोऑर्डिनेट्स ही आएंगे। इसमें एक्सटर्नल में बाहर की तरफ में आपके माइनस हो जाएंगे और अंदर की तरफ इंटरनल में आपके प्लस में आएंगे, दैट्स इट। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, अब ये मिड पॉइंट जब आपका एकदम एग्जैक्टली मिड पॉइंट हो, मतलब रेशोज 1:1 के रेशो में हो, जो रेशो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे यहाँ पर तो हम कहीं भी आ रहा था, तो वो किसी भी रेशो में बढ़ सकता था, राइट, जैसे लाइक 1:3 या 1:2 या कोई भी छोटा बड़ा हो सकता था। लेकिन जब लाइन एग्जैक्टली हाफ पे हो, लाइक एक पॉइंट यहाँ ले लिया P, यहाँ ले लिया Q, ये एग्जैक्टली बीच में हो, लाइक एग्जैक्टली बीच में, ठीक है, इस तरह से, तब हम जो रेशो यूज करेंगे, लाइक यहाँ पर तो हो गया हमारा x1 y1 और यहाँ हो गया हमारा x2 y2, तो x2 y2 x1 y1 तो मिल गए। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी x1 y1 होंगे, या कुछ भी आप मान सकते हो, x3 y3 मान सकते हो, लेकिन जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेशोज होगा वो 1:1 का रेशो होगा, इस तरह से। तो आपका ये हो गया आपका m और ये हो गया l, या फिर ये आप बोल सकते हो ये हो गया m1 और ये हो गया आपका m2। तो उसके लिए आप उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सेंट्रॉइड्स ऑफ द सर्कल्स विद द वर्टिसेस, अब सेंट्रॉइड्स मींस जैसे एक सर्कल होता है, एक ट्रायंगल होता है, सेंट्रॉइड्स ऑफ एबीसी, लाइक इस तरह से सेंट्रॉइड्स निकालने होते हैं ना, तो ये जो सेंट्रॉइड्स यहाँ से निकालने होते हैं, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से आप पॉइंट्स रखोगे इसके अंदर, और दैट्स हाउ डिवाइडेड बाय 3, और इस तरह से आप फिर निकाल सकते हो। दे आर ट्रायंगुलर फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स x1 y1 x3 y3। एरिया निकालना हो तो द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो आपको x1 y1 x3 y3 x2 y2 इस तरह से गिवन हो, तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे आप, फॉर्मूला ये वाला, जब आपको एरिया निकालना हो तो। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेक्टेंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेशियोज हम कौन से यूज करते हैं, जैसे देखिए साइन कॉस क्या क्या होते हैं, साइन, देन कॉस, देन टेन, देन कॉसेक, सेक,
एंड कॉट, 1 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद में इनकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज भी रखी जाती है, ये पूरा टेबल बनता है, ठीक। अब इससे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि यार कौन सा हमें रेशोज पहले यूज करना है। तो स्टार्टिंग में जो रेशोज आएंगे, राइट, स्टार्टिंग के अंदर जो रेशोज आएंगे ना वो साइन वाले आएंगे, जैसे कि देखिए, जैसे P अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आपकी साइन मानी जाएगी, साइन वाली। और B अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस, ये हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। अब इसी का रिवर्स करते जाओ, उल्टा करते जाओ, हाइपोटेनस अपॉन बेस अब उल्टा चलेगा, तो वो हो जाएगा आपका कोसेक, ये हो जाएगा आपका सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका कॉट, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ऐसे करके बना हुआ है, ठीक, और ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल आपको देखिए, ये तो 90 होगा, ये तो फिक्स है, ठीक। अब यहां पर मान लीजिए आपको 30 गिवन है, तो ये वाला जो जगह है ना, ये वाली साइड, ये बेटा बेस मानी जाएगी। और मान लीजिए अगर आपका एंगल ये हो जाता है, ये मान लीजिए ये वाला हो जाता है, ये मान लीजिए 60 हो जाता है, ठीक है, तब फिर आपका बेस ये माना जाएगा। मतलब जहां से सीथ में बिल्कुल आप देख लीजिएगा कि एंगल कहां पे गिवन है, तो वही आपका बेस माना जाएगा। आप ऐसे नहीं देख सकते कि वो राइट एंगल तो वो कैसे ही बना देगा, राइट एंगल तो वो कैसे ही बना देगा। अब मान लो उसने राइट एंगल ऐसे बनाया, आपकी किताब में आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया यहाँ, ठीक है, लेकिन उसने एंगल ये दे रखा है, तो आप ये मत सोचना कि भैया ये तो मेरे को सीधा लग रहा है बिल्कुल, तो ये बेस माना जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये बेस नहीं होगा, बेस यही होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस तो चेंज ही नहीं होती, तो वो तो वही रहेगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें एक थीटा होता है जो कि ग्रीक लेटर होता है, जो बस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, दैट्स इट। यहाँ पर हमारा ये पूरा टेबल है जो आपको याद करना है। देखिए टेबल वैसे याद करने की ऐसा कोई ऐसा नीड नहीं है, आप सिंपल देखिए, जैसे लाइक 30 0 30 45 60 90, ठीक है। साइन की याद कर लीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब कॉस जो है वो साइन का रिवर्स है, रिवर्स मतलब उल्टा। देखिए 90 से चलिए वापस 0 तक, जैसे 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ठीक। तो कॉस हमारा साइन का रिवर्स हो गया। 10 साइन और कॉस की डिवाइड होती है, जैसे 1 और 0 और 1 की डिवाइड करोगे 0 आएगा, 1/2 √3/2 की डिवाइड करोगे 1/√3 आएगा, करके देख लीजिएगा आप। 1/2 1/2 की डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1/√3/2 और 1/√2 की डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, और 1/0 की डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा। नॉट डिफाइन मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अब आ जाते हैं इनके रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स मतलब उल्टे, उल्टे रेसिप्रोकल्स मतलब उल्टे, जैसे कि 5 का उल्टा क्या होगा 1/5, ठीक है। ऐसे ही रेसिप्रोकल्स बता रहा हूं अब मैं। तो कॉट, जैसे तो सैक कॉसैक होता है, कॉसैक सैक फिर कॉट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां से हम देख लेते हैं। कॉट जो होगा वो 10 का होगा, सैक जो होगा वो कॉस का होगा, और कॉसैक जो होगा वो साइन का होगा, ठीक है। मतलब ये इसका और ये इसका, आप देख भी सकते हैं, ये इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे कि साइन का उल्टा करो, तो जैसे कि इसके नीचे आप 1 लगाओगे तो इसका उल्टा करोगे, सो 0 के नीचे 1 लगा के इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा, जो कि हमारा एनडी होता है। एनडी मतलब नॉट डिफाइन होता है, तो आपका नॉट डिफाइन आ गया, ठीक है। 1/2 का उल्टा करो, सो 1/2 का उल्टा होता है 2, 2/1 मतलब 2 ही हो गया, सो 1/2 ये 2 आ गया, ठीक है। रूट 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा, √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, 1 इक्वल्स टू 1/1, तो 1/1 मतलब 1 ही होता है। इस तरह से तो ये सारे रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो आपको बस साइन याद करना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 0 सॉरी 1। तो इस तरह से आपको याद करना है, दैट्स इट, हो जाएगा आपका काम। आप इजिली कर सकते हो। आपको जो ध्यान मोस्टली जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो क्या रखने वाली चीज है, वो रखने वाली चीज ये है कि आपको फिक्स कर लेना है कि साइन जो है वो रेसिप्रोकल है। साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक की जो भी वैल्यू होगी वो जब उसको रेसिप्रोकल करा जाएगा तो वो साइन के बराबर बैठ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉट की जो भी रेसिप्रोकल वैल्यूज होंगी वो 10 के बराबर बैठ सकती हैं, ठीक। इसके बाद में सेक को ले लो, सेक हमारा किसका होगा कॉस का, तो कॉस की वैल्यू सेम, जो भी कुछ है वो सेम हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 और रेशो हो गए। नेक्स्ट इज हम ये भी कह सकते हैं कि 10 जो होता है, अभी आपने किया
साइन अपॉन कॉस की जो भी साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करोगे तो वो 10 के बराबर बैठेगा, मतलब साइन अपॉन कॉस की जो भी वैल्यूज रखी होंगी यहाँ पे, जो रेशो जो भी आपको जो भी टेबल जो भी गिवन है उसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी, तो साइन और कॉस की जो भी वैल्यू डिवाइड होगी तो वो 10 के बराबर बैठेगी। अब 10 जो था वो जैसे 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, मतलब 10 की जो भी रेसिप्रोकल वैल्यूज होंगी वो भी कॉट के बराबर होनी चाहिए। अब 10 को रेसिप्रोकल कराएं तो कॉस को रेसिप्रोकल करो, तो ये हो जाएगा कॉट इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो यहां से हमें समझ में आया कि 10 इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस है, तो कॉट कॉट इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द 10। ठीक, तो ये कुछ ऐसी आपको जो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, बिल्कुल रखनी पड़ेंगी। इसके बाद में कहाँ है वैल्यू, हम्म 10 जैसे मैंने आपको बता दिया ए सी अपॉन ए बी, जैसे इस ट्राइंगल के हिसाब से उसने लिया है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉटेस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस तरह से ये रेसिप्रोकल्स दिखा रहा है। देखिए ए सी अपॉन ए बी तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। sec इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। अब कॉस का है यहाँ पे, कॉस नीचे कॉस ये रहा ए बी अपॉन बी सी, तो sec आपका बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल दिखा रहा है आपको। इसके बाद कुछ इसके फॉर्मूलेज हैं, जो 3 फॉर्मूलेज है, ज्यादा नहीं है, जो आपको याद रखने हैं और आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक, जैसे यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 90 होता है, राइट। तो अगर साइन ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा होगा तो वो बराबर होगा सेक थीटा के, सॉरी कॉस थीटा के, ओहो कॉस 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 थीटा। तो साइन हमारा रिलेट कर रहा है कॉस से, कि जो भी मतलब साइन जैसे कुछ भी गिवन हो, ठीक है, तो उसको 90 से जब हम माइनस करेंगे ना तो वो कॉस थीटा के बराबर बैठ जाएगा। ऐसे ही ये कॉम्प्लीमेंट्री है जिनका सम 90 होता है बेसिकली। तो 10 को रिलेट कर रहे हैं कॉट से, सेक को रिलेट करेंगे कोसेक से, साइन को रिलेट करेंगे कॉस से, कॉस को रिलेट करेंगे साइन से। अब साइन अगर कॉस से रिलेट कर रहा है तो कॉस साइन से रिलेट करेगा, मतलब इन्हीं को फ्रिज भी कर दो यार कि 10 कॉट तो कॉट 10, इस तरह से। आइडेंटिटीज में 3 आइडेंटिटीज होंगी आपके पास, ये आइडेंटिटीज बहुत यूज आएंगी, मतलब जहां जहां देखिए इनको यूज कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी टेबल में ऐसे करके गिवन है, लाइक 10 का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस का स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है कि बराबर किसके बैठेगा। तो देखिए 10 स्क्वायर माइनस, अब 1 अपॉन कॉस है ना, तो देखिए मुझे पता है कि सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिखते हैं, तो 1 अपॉन कॉस लिखा हुआ है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सेक लिख सकता हूँ, और इस पे स्क्वायर लग रहा था इस पे भी स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ मैं। अब 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, अब बेटा कहाँ है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन ये 10 स्क्वायर माइनस सेक का स्क्वायर है, तो इक्वल्स टू, अगर मैं इसको वहां पर ले जाऊं, ठीक है, तो इसको वहां पर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा सेक का स्क्वायर, है ना, और ये प्लस का हो गया, ये जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। अब सेक माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। अब चूंकि यहां पर वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, ठीक, तो यहां पर हम माइनस भी यूज कर लेंगे, यहां पर हम माइनस यूज करेंगे इस तरह से। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ फॉर्मूलाज लाइक दिस। इसके बाद हमारा सर्कल आता है, सर्कल तो बहुत छोटा है, द टेंजेंट ऑफ द सर्कल पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, जैसे कि द टेंजेंट टू द सर्कल्स परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। से ये सर्कल हो गया, ये जा रही है टेंजेंट, ये इसको बोलते हैं टेंजेंट, जो सर्कल से टच करती हुई जाती है। ठीक है। अब सेंटर से कोई लाइन अगर इस पे आएगी ना बेटा, तो वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब वो 90 डिग्री फॉर्म करेगी, चाहे आपका टेंजेंट कहीं भी हो, कहीं से भी हो, यहां से आएगी ये, तो ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगी। ठीक, नेक्स्ट इज फ्रॉम द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल टू ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू इट। अब जैसे मान लीजिए बाहर ये एक पॉइंट हो गया, जिसको मैं नाम दे देता हूं पी पॉइंट, तो इससे सिर्फ 2 ही टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो यहां जा रही है और एक यहां जा रही है, और मैं टेंजेंट नहीं बना सकता।
इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये वाला, ये सेंटर हो गया हमारा, ये आउटसाइडर पॉइंट हो गया, यहां से ये जा रही है जो टेंजेंट है। टेंजेंट हमेशा बराबर मानी जाती है, ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट हमेशा बराबर होंगी। टेंजेंट कोई भी दो आप टेंजेंट बनाओगे वो बराबर मानी जाएगी, ठीक है। यहां से जैसे मान लो जो मान लीजिए मैंने एक और टेंजेंट बना दी, तो ये और ये बराबर होंगे, ये दोनों, जैसे ये पॉइंट हो गया ना ये वाला, और इसको थोड़ा अगर इसमें रेस करूंगा तो पूरा इरेज हो जाएगा। ओके, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो यहाँ उसने ये चीज प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मींस, अच्छा सर्कल में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं था, ठीक है। जैसे कि ये हो गया सर्कल और ये हो गया हमारा सेक्टर, रेडियस से बना हुआ है। इसका एरिया निकालने के लिए, अब ये एरिया में क्या है कि यहाँ पर आपको एक एंगल गिवन होगा, जो एंगल आपको थीटा से रिप्रेजेंटेड होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको एक एंगल गिवन होगा, उसका एरिया आपसे पूछा जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय, अब ये एरिया में आ रहा है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यही यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडी होगी, रेडी लाइक मान लीजिए ए और बी, तो ए बी रेडी निकालने के लिए अब ये रेडियस, रेडियस हमारा सर्कमफ्रेंस में आता है, तो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे, तो रेडियस निकालना है तो ये मतलब सॉरी आर्क निकालना है तो ये आर्क हो गया, और ये एरिया निकालना है तो एरिया के लिए आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको यूज करने हैं। और पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल विद द रेडियस आर इज 2r, मतलब रेडियस का डबल कर दो प्लस पाई आर के अंदर जोड़ दो, वही आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है। आपसे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल नहीं पता तो देखिए ये हो गया, यहां से लेके यहां तक जोड़ दो, ठीक है। अब इतना हिस्सा अगर हम रिमूव कर दें, अब ये पूरा ही हो जाएगा, ये पूरा सर्कल हो गया, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये मिटा दो। अब पेरीमीटर मीन्स यहां से लेके यहां तक चलेगा और यहां से लेके यहां तक चलेगा, इन सबको ऐड कर दो, मतलब जो भी लेंथ होगी। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये आपका आर है तो ये भी आर होगा, और ये आपका आधा है, मतलब सरकमफ्रेंस का आधा करोगे तो आपका पाई आर बचेगा, तो ये तो आपका पाई आर हो गया, ये आपके आर और आर तो प्लस 2r, तो ये इस तरह से इसका फॉर्मूला 2r प्लस पाई आर बनता है। एरिया ऑफ सर्कल विद द रेडियस r इज, ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 कर दो, मतलब आधा हो जाएगा वो, है ना। और एरिया ऑफ अ रिंग हुज आउटर इनर रेडियस इज दिस, अगर वो कोई रिंग टाइप है, देखिए लाइक ऐसे करके है, लाइक ऐसे आपको गिवन है, एक सर्कल हो गया है ना, और उसके अंदर एक और सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बड़ा वाला आर और ये हो गया आपका छोटा वाला आर। तो इसमें दिया हुआ है ना कि पाई बड़े वाले आर का स्क्वायर माइनस छोटे वाले आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर प्लस आर और आर माइनस आर, मतलब बड़ा वाला और छोटा वाला। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल्स ये बता दिया मैंने आपको। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो 2 पाई मतलब 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी मैंने बताया था आपको। इसमें ये एरिया भी बताया था मैंने आपको, ये सारी चीजें ये सब, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहाँ पर कौन सा यूज करना है यार, ये तो बहुत इजी है, जहां पर क्यूब होगा वहां पर क्यूब का यूज करना है, क्यूबर्ड होगा क्यूबर्ड का यूज करना है, सिलेंडर होगा होलो सिलेंडर होगा, ये होगा जो भी होगा, मतलब जहां पर जैसी फिगर होगी वहां पर वैसा ही फिगर आपको, मतलब वैसे ही फिगर का आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला आपको सॉल्विंग तो आपको आती ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखिए ये कोन हो गया आपका, कोन ऐसा होता है, ऐसा कोन हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर तो पूरा गोला होता है, ये ऐसे करके थोड़ी शेड मार दो इसमें। होलोस्फेयर, होलोस्फेयर मतलब ऐसा जिसके अंदर छेद हो रहा हो, ठीक है। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब आधा, ये हो गया। फ्रस्ट्रम्स ऑफ द कोन, ये आधा होता है, ऐसे करके होता है, ठीक। इन सब के फॉर्मूलेस गिवन है, आपको बस यूज करने हैं। देखिए बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में, एक वीडियो में मैं आपको कितना ही बता दूंगा, ठीक। और सेकंड लास्ट आपका आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है आपका कि उसमें आपको जैसे लाइक कुछ चीजें आपको बस हैं वो जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि रेंज है ना, और क्लास साइज, अपर क्लास लोअर क्लास,
अपर लिमिट लोअर लिमिट, जैसे क्लास मार्क होता है ना, जैसे कि 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6, 6 से 8, 8 से 10, तो इसको बोलते हैं आपका लोअर क्लास और इसको बोलते हैं अपर क्लास। ठीक है, और क्लास मार्क अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, लोअर क्लास, क्लास साइज कैसे निकलेगा, जैसे अपर को लोअर में से माइनस करके, तो सी एस क्लास साइज अपर को, जैसे 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे, तो ये हो गया आपका क्लास साइज। और क्लास मार्क आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 4 प्लस 2, 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 और नीचे लिख दो 2, माइनस करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। तो क्लास मार्क बेसिकली इन दोनों के मतलब अपर और लोअर के बीच की वैल्यू को मार्क बोलते हैं। तो 2 और 4 के बीच का क्या हो गया, 3, 4 और 5 का, वो 4 और 6 का 5, 6 और 8 का 7, और आपको डिवाइड करोगे ना तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। ये देखिए 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 को डिवाइड करेंगे 3, ठीक है, और देखिए 6 और 8, 6 और 8 को प्लस करिए कितना हो गया, 14, 14 को आधा करेंगे तो कितना आ गया 7, 8 और 10 को प्लस किया 18, 18 को आधा करेंगे कितना आएगा 9। तो बेसिकली क्लास मार्क बीच के वैल्यू को बोलते हैं, और क्लास साइज मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है उसको क्लास साइज कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें मीन मीडियन मोड होते हैं, तो क्लास मार्क ही बता दिया मैंने आपको। मीन मीडियन मोड में आपको अब आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो मीन में आपके पास 3 मेथड आपको मिलेंगे। इसमें आपको मीन में मिलेगा आपको डायरेक्ट मेथड जिसका फॉर्मूला ये है, इसके बाद डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी स्टेप डेविएशन ये रहा, इसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, आपका आंसर सेम ही निकलेगा, बट कंडीशन क्या होती है कि वो हमें कभी डी आई यू आई वगैरह देगा, यू आई वगैरह देगा, हाइट देगा, एच देगा, तो फिर आपको जो चीज गिवन होगी, लाइक उसने मान लीजिए एच दिया हुआ है तो आपको फिर यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। मान लीजिए उसने डी आई दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, और आपको उसने आपको कुछ भी नहीं गिवन है, बहुत सिंपल सा उसने आपको दिया हुआ है, तो आपको ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके और आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, लाइक कि आपके पास स्टफ्स क्या क्या है सॉल्विंग के लिए। ठीक है, अगर आपका आंसर इजी निकल रहा है, ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि यार आप इजी से यही वाला फॉर्मूला वाला डायरेक्ट मीन मेथड वाला फॉर्मूला यूज करके आप खेल खत्म करिएगा और सवाल को सॉल्व करिएगा। क्यों फालतू में ज्यादा फिर इतना ज्यादा वो करना है, ठीक है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक, और ये मीडियन हो गया, ये मीडियन, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसके बाद में मोड, मोड ये वाला, ये मोड का फॉर्मूला हो गया, मोड का। अब इसमें आप ये सॉल्व कैसा होता है ये तो आपको वीडियो में देख के पता लगेगा। ठीक है, और आई थिंक मैंने अभी डाली नहीं है वीडियो, बट लेट्स सून, वेरी सून आई विल अपलोड द वीडियो। sorry, I'm sorry, just because of I don't have time, that's why I'm not able to make a video. लास्ट हमारा क्वेश्चन ये, लास्ट हमारा चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी काम को करने की संभावना क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई काम हो सकता है जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और वही काम ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी के ऊपर बार। तो ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी काम को होने की संभावना आपको पी गिवन है, तो ना होने की संभावना क्या होगी, तो इसको वहां ले जाओ, तो हो जाएगा 1 माइनस पी के ऊपर बार। मैथमेटिकली बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी संभावना बताते हैं मैथमेटिकली। जैसे कि मान लीजिए टीम है, ठीक है, इसमें टीम ए है और टीम बी है, अब इसके बीच में टॉस हुआ है, तो इसके बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है इनके जीतने की, तो टीम ए की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टीम ए ऊपर आएगी, और कितनी टीमें हैं, 2 टीमें हैं, तो नीचे लगाएंगे 2। अब मल्टीप्लाई अगर परसेंटेज बतानी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो काटेंगे कितना आ जाएगा, 50%। तो 50% इसके टॉस जीतने की संभावना है। अब बी को लेंगे तो देखिए यार वही सेम चीज बनेगी कि बी हो गया अकेला और 2 टीम है, तो 2 नीचे लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई 100 और काटेंगे तो 50%। तो देखिए ऐसी तो होता है टॉस में भाई 50% चांसेस होते हैं, या तो वो जीत जाए या तो ये जीत जाए, तो ये होते हैं 50-50 चांसेस। तो दैट्स हाउ। इसमें हम क्या करते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रखते हैं, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स। इस तरह से हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, और लूडो खेलने में हमारे मैं बोल दूं जैसे कि यार कि 1 से लेके और 3 तक नंबर आने की क्या संभावना है, तो ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स है, मतलब मैं ये चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा 1 + 2 + 3 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब लूडो के अंदर उस डाइस के अंदर कितनी गुड वो होती हैं, बिंदियां होती हैं, तो होती हैं टोटल होती हैं 6, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 आ जाते हैं ना, इस तरह से। तो इन सबको जोड़ूंगा मैं, ठीक है, तो टोटल मतलब कितना बैठ रहा है मेरा, 3 ही बैठेगा, मतलब कहने का मतलब है 3 ही बैठेगा, ठीक है, तो हो जाएगा 3, तो 3 6 काटेंगे, इट्स 1/2, तो मेरे आधे आधे चांसेस हैं कि मेरे 1 से लेके 3 तक नंबर में से कोई एक आ जाए, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो आई होप छात्रों आपको पसंद आया होगा, ये मेरा पीडीएफ छोटा सा बनाया हुआ आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है, और आप इसको फुल सपोर्ट दिखाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज शेयर कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।